हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉ के इस ऑनलाइन लीगल प्लेटफॉर्म पर आज आपके बीच में एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो कानूनी परिप्रेक्ष्य के अंदर बहुत मायने रखती है। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या फिर आप अपने जीवन के आगे वाले पलों के अंदर शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं और ये सोच के बैठे हैं कि अपना जॉब साइड में रख के अपने वैवाहिक जीवन को क्या करना है, आपको आगे बढ़ाना है, तो जरा इस पूरे एपिसोड को अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिएगा। साथ ही साथ में एक आम नागरिक को भी इस एपिसोड से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये तय रहा। चलिए शुरू करते हैं। ये बात है 2005 के अंदर शादी के बंधन में बंधने वाले एक पति और पत्नी की। हुआ ये कि 2005 के अंदर शादी हुई तो शुरुआती स्टेज पर दोनों ने किराए के मकान में रहना शुरू किया। उसके बाद में 2006 के अंदर जो है पति ने क्या किया, एक फ्लैट खरीदा। कहां पे? हरियाणा गुरुग्राम के अंदर फ्लैट परचेज किया और वाइफ जो है वो साथ साथ में अपना जो रोल है हाउस वाइफ वाला वो निभाती हुई चली गई। उसके बाद में फिर जो है क्या हुआ कि पति को इंडिया के अंदर जॉब रास नहीं आई तो पति जो है वो फॉरेन के अंदर अप्लाई करता है और फॉरेन के अंदर जो कतर देश है वहां के दोहा में उसको एक जॉब मिल जाती है और वहां पे वो फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाता है। पूरे परिवार के साथ में कतर देश में वो शिफ्ट हो जाता है। कब? 2005 के अंदर 12 सालों तक पूरी की पूरी फैमिली वहीं पे रहती है और इसी दौरान 2009 और 2012 इन पति पत्नी के 2 बच्चे जो हैं होते हैं। ठीक, अब 2017 में क्या हुआ कि वहां से उसको जॉब छोड़ना पड़ा या फिर उसको निकाल दिया गया। किसको? हस्बैंड को। हस्बैंड इंडिया शिफ्ट हो गया और जब वहां पे 2020 के अंदर वापस उसका कुवैत में दूसरा जॉब लगा, लेकिन तब तक उसकी जिंदगी जो है ना वो बिगड़ चुकी थी। कैसे बिगड़ गई थी? कतर जिस परिवार को वो लेके गया था, वाइफ और बच्चे, वो वापस उसके साथ में इंडिया में नहीं आए, नहीं रह रहे हैं, वो वहीं पर कतर में ही रिजाइड है जो कर रहे हैं। स्वाभाविक है, हो सकता है बच्चों की स्कूल एजुकेशन हो, ये कारण रहा हो वगैरह। तो 2017 में हस्बैंड के साथ में उसकी वाइफ और फैमिली नहीं आई। मीनवाइल मनमुटाव बढ़ते चले गए और हुआ ये कि मामला वाइफ के द्वारा फैमिली कोर्ट के अंदर डाइवोर्स पिटिशन फाइल करने के साथ में आगे बढ़ गया। तो वाइफ ने दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में क्या किया, एक तरीके से ये जो है डाइवोर्स पिटिशन फाइल की, जो अभी भी पेंडिंग है, जो चल रही, लंबित है, जो चल रही है। जब ये डाइवोर्स पिटिशन चल रही थी, ध्यान से सुनिएगा, अब यहीं पे कहानी के अंदर क्लाइमैक्स जो है वो एंट्री करने वाला है। जब वाइफ डाइवोर्स पिटिशन चल रही थी, प्रोसीडिंग चल रही थी, उसी दौरान वाइफ ने एक सिविल सूट है जो फाइल किया और ये कहा कि वो जो फ्लैट है गुरुग्राम वाला जो 2006 में खरीदा था शादी के 1 साल बाद, तो उस फ्लैट के अंदर जो है उसको आधा हिस्सा दिया जाए क्योंकि उसने उस आदमी के परिवार को संभाला है, उसके बच्चों को हैंडल है जो कर रखा है ना, पूरे घर गृहस्थी का कामकाज जो संभाला है वगैरह वगैरह। तो आधा हिस्सा जो उसको मिलना चाहिए और उस आधे हिस्से के अंदर हस्बैंड का कोई भी इंटरफेयर नहीं रहेगा, ऐसा करके उसने एक सिविल सूट है जो फाइल किया। ठीक है, यहां तक इट्स ओके। लेकिन बात यह हुई कि सिविल कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा, जब ट्रायल कोर्ट के सामने मामला पहुंचा, तो ट्रायल कोर्ट ने हस्बैंड को बुलाने से पहले ही उस मामले को उड़ा दिया। ट्रायल कोर्ट ने कहा, यार ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो फ्लैट है, वो हस्बैंड के नाम का है। हस्बैंड ने जो फ्लैट परचेज किया उसमें तुमने कुछ कंट्रीब्यूट तो किया नहीं है, फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट नहीं किया है। नॉन फाइनेंशियल बात नहीं हो रही है, फाइनेंशियली तो कुछ कंट्रीब्यूट है जो किया नहीं है, तो फिर तुमको ये अधिकार क्यों मिले? अब वाइफ ने जो एडवोकेट कर रखा था, तो एडवोकेट साहब ने एक दलील दी। उन्होंने कहा कि साहब ये पहली बार नहीं है, इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसे ही एक मामले के अंदर यह कहा कि जो वाइफ होती है ना, वाइफ वो परिवार को क्या करती है, अर्धांगिनी की तरह चलाती है, बच्चों का ध्यान रखती है, होम मेकर है जो होती है, खाना बना के खिलाती है और उसी के कारण हस्बैंड जो है कामकाज कर पाता है। इसीलिए वाइफ को जो है 50% ओनरशिप में अधिकार मिल जाएगा। तो उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट का ये जो निर्णय है वो कोर्ट के सामने पेश है। जो क्या, मैं आपको इस निर्णय का नाम बताना चाहूंगा। ये निर्णय है कन्नन नायडू वर्सेस कामसला अम्मल। साउथ इंडस्ट्री का है तो ऑब्वियसली बात है, नाम थोड़ा सा उस टाइप में आएगा। तो यहां पे क्या है, कन्नन नायडू वर्सेस कामसला अम्मल।
अब देखो यहां पर जो है ना, ये जजमेंट आप कहां से ले सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सामान्यतः आजकल देखा जाने लगा है कि किसी भी कोर्ट प्रोसीडिंग के अंदर जो है वाइफ का एक रोल रहता है। अब देखो यहां पे क्या है, लैंडमार्क जजमेंट, लिंकिंग लॉ की वेबसाइट पे चले जाओ, लिंकिंग पब्लिकेशन ऑप्शन है, यहां पे लैंडमार्क जजमेंट का मैंने मेंशन कर रखा है। इसमें जब आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखेंगे तो ये मैंने जजमेंट आप लोगों के लिए अपलोड कर रखा है। जैसे आप डाउनलोड लिंक पे क्लिक करेंगे, जजमेंट आपके सामने ओपन है जो हो जाएगा। यही वो जजमेंट है जिसका जिक्र मैं आज आपके बीच में करने वाला हूं। इस केस का नाम है मानिया घाई वर्सेस निशांत चंद्र। ओके, अब कहानी आगे बढ़ते। तो क्या हुआ कि कोर्ट ने वो जो सिविल सूट था ना वाइफ का, उसको डिसमिस कर दिया। कायदा ये होता है कि सीपीसी के अंदर एक आदेश है, आदेश नंबर 7 रूल नंबर 11, प्लान को रिजेक्ट करने का। तो उसमें क्या है कि सामने वाले को बुलाना होता है, फिर उसकी बात सुनी जाती है, सामने वाला आवेदन करता है कि भाई सूट को डिसमिस किया जाए, फिर कोर्ट डिसमिस एजो कर लेता है। तो यहां पे इस केस में क्या है, जो वाइफ का वकील है वो दिल्ली हाई कोर्ट में कहता है कि ट्रायल कोर्ट ने गड़बड़ करी है साहब, उसने तो सिविल सूट फाइल हुआ, खुद ही अपने एंड पे सुना और डिसमिस कर दिया, रिटर्न कर दिया मामला। उन्होंने तो हस्बैंड को बुलाया तक नहीं, हस्बैंड ने अप्लाई भी नहीं किया था सूट को डिसमिस कराने के लिए, रिटर्न कराने के लिए, रिजेक्ट कराने के लिए। तो उन्होंने इसलिए उसको चैलेंज किया दिल्ली हाई कोर्ट के सामने। और अब कहानी शुरू होती है दिल्ली हाई कोर्ट की। देखो ये जो जजमेंट है ना 24 पेज का, ये जजमेंट अपने आप में बहुत कुछ सारी बातें बयां करता है। सबसे पहले मैं आपको इसका इमोशनल एस्पेक्ट है जो पढ़ के सुनाता हूं। ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज साहब ने कुछ 2 लाइनें कही, वो आप सुनिएगा। उन्होंने कहा कि ये बहुत विडंबना है कि हमारे भारत देश के अंदर जो ये हाउस वाइफ है ना, इनको रिकॉग्नाइज करने के संबंध में कोई भी कानून नहीं है। इनका एक तरीके से मॉनेटरी जो कंट्रीब्यूशन क्या रहता है परिवार के अंदर, ये रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा कोई लॉ नहीं है। फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग एनी डिटर्मिनेशन ऑन द ओनरशिप राइट और इवन टू क्वांटिफाई द वैल्यू ऑफ दिस कॉन्ट्रीब्यूशन देयर इज नो स्टैट्यूटरी बेसिस, कोई कानून है ही नहीं यहाँ पे। तो यहां पर जज भी क्या है, बंधे हुए हैं। हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर पार्लियामेंट में ऐसा कोई कानून आए जो हाउस वाइफ को मॉनेटरी रिकॉग्नाइज करे। आज के समय में तो जो है पत्नी को सीधा बोल दिया जाता है कि तुमने किया ही किया है। उसके खुद के बच्चे ही बोल देते, जब वो 55-60 साल की उम्र पहुंचती ना, तो बेटे ही बोलते कि तुमने किया ही किया, जो भी प्रॉपर्टी हो तो पापा ने कमाई है ना। और तब उसके स्वाभिमान का क्या हो जाता है, आत्मदाह है जो वहां पे हो जाता है। खैर वापस लौटते हैं इस कहानी पर। लेकिन हर सिक्के के दूसरे पहलू भी होते हैं। जब हम लीगली बात करते हैं तो हमें दोनों बातों को सोचना पड़ता है, क्योंकि कानून और कोर्ट जो है वो इमोशन से नहीं चलता, भावनाओं से नहीं चलता। तो मामला दिल्ली हाई कोर्ट के पास पहुंचा, कहा गया कि भाई जो कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, इसने गलत किया, उसने डिसमिस कर दी वाइफ की पिटीशन, सुना तक नहीं। ठीक, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने सारी बातों को ऑब्जर्व करने के बाद कहा कि तुम जिस केस का जिक्र कर रहे हो ना, ये वाले केस की बात हो रही है यहाँ पर, इसमें आप जब इस प्लान को पढ़ेंगे, मेरे लिए संभव होगा तो मैं आपको इसका हिंदी वर्जन भी आपके लिए अवेलेबल जरूर कराऊंगा आने वाले टाइम के अंदर। देखो अब ये जो मामला था यहाँ पे, इस केस के तहत जो है बात है जो कही जा रही है, ये जो मामला ना कन्नन नायडू वर्सेस वगैरह, तो कोर्ट ने कहा कि यार उसमें मामला दूसरा था। उसमें वाइफ जो है वो हस्बैंड को बिजनेस में भी सपोर्ट कर रही थी, उसके अकाउंट देख रही थी, या फिर एक तरीके से कहीं न कहीं जो उसके स्टाफ है, उसके एम्प्लॉयज उनको मैनेज है जो कर रही थी इसके लिए। और दूसरा क्या है तक उसमें हस्बैंड ने वाइफ को एक अमाउंट ट्रांसफर कर रखा था, और वाइफ ने अपने अकाउंट से प्रॉपर्टी परचेज करते समय ट्रांसफर है जो किया था अमाउंट, तो उसके अकॉर्डिंग बकायदा प्रॉपर्टी परचेज करते समय वाइफ से भी क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रखा है, इसीलिए वाइफ का 50% राइट है जो बनता है। बट तुम्हारा वाला केस तो अलग है। तुम्हारे वाले केस में तुम खुद एडमिट कर रही हो कि तुमने कुछ भी नहीं किया सिवाय बच्चों को बड़ा करने के और परिवार को संभालने के। तो यहां पर कोई मॉनेटरी बात तो आपके केस में बनती नहीं है, इसीलिए हस्बैंड ने जो परचेज किया है फ्लैट, उसमें तुमको हम राइट नहीं दे सकते। और जब राइट नहीं दे सकते तो फिर वो जो तुमने इंजेक्शन मांगा है कि हस्बैंड इंटरफेयर नहीं करेगा फ्लैट को यूज करने में, वो सारी बातें साइड में जो हो जाती है। तो इस कारण जी ये वाली सारी बात है जो कही गई, और स्वाभाविक सी चीज है। कुछ बातें मैं आपको यहां पर और बताना चाहता हूं जो कि इसी केस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखो सारा का सारा जजमेंट पढ़ना एक आम आदमी के लिए पॉसिबल है जो नहीं हो पाता है। तो इसमें कुछ बातें लिखी गई कि जो वाइफ है वो मैनेजरियल, हेल्थ केयर, डोमेस्टिक रेस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड को इनेबल करती है, हस्बैंड को तैयार करती है वो अगले दिन जो है वापस क्या करे, काम पे जाए और पैसा है जो परिवार के लिए कमा सके और जिससे परिवार है जो चल सके। तो ये सारी बातें, अगर वो वाइफ जो है वो क्या कर देती है, गिव अप कर देती है अपनी पर्सनल करियर को ताकि वो अपने परिवार को पूरा समय दे सके, इसका मॉनेटरी कोई भी रिकॉग्निशन नहीं होता है। ठीक है, ये देखो क्या देश की विडंबना है। एकाध केस ऐसा आ जाता है कि भाई वाइफ ने जो है किसी और पर्पस के लिए हस्बैंड को ड्रम के अंदर पैक कर दिया,
तो पूरी वाइफ कम्युनिटी बदनाम है जो हो जाती है, पूरी महिला कम्युनिटी है जो बदनाम हो जाती है। लेकिन ये सच नहीं है। हस्बैंड भी जो है वो कोई दूध के धुले हुए नहीं होते हैं, है ना। आज की सोसाइटी के देखा जाए तो जितना आरोप है जो एक वाइफ पे लग सकता है, तो उससे कई गुना ज़्यादा आरोप तो एक हस्बैंड के ऊपर भी है जो लग सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे कोई बातचीत है जो नहीं करनी। यहाँ पे बातचीत हमें सिर्फ करनी है कानूनी एस्पेक्ट से। तो कानूनी मामला ये है कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलके क्या करते हैं, किसी प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं, वाइफ की तरफ से भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो तो फिर उसको अधिकार है। अन्यथा हमारे देश का कोई भी कानून जो है एक गृहस्थी जीवन जीने वाली महिला को, यानी कि एक तरीके से हाउस वाइफ को किसी तरीके का कोई भी राइट है जो यहां पे नहीं देता है। और बाकायदा लिखा हुआ भी है, द लॉ डज नॉट एलिवेट, पैरा नंबर 18 पढ़ रहा हूं यहां पर मैं, द लॉ डज नॉट एलिवेट दिस राइट ऑफ रेजिडेंस इनटू एन ओनरशिप राइट। वाइफ जो है वो हस्बैंड के साथ रह रही है, यानी कि उसको रेजिडेंस रिजाइड करने का अधिकार है, लेकिन रहने का अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं कि स्वामित्व का अधिकार भी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये बात भी बाकायदा स्मिता जीना के केस में है जो कही गई। लेकिन एक अच्छी बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ऐसे हुए हैं जहां पर उन्होंने एक तरीके से वाइफ की इस वैल्यू को डिटरमाइन किया है। जैसे मोटर एक्सीडेंटल क्लेम के मैटर्स होता है, या फिर मान लीजिए कोई एक्सीडेंटल हो गया तो वहां पे इंश्योरेंस क्लेम का मैटर हो गया, तो वाइफ जो है हाउस वाइफ है लेकिन कमा कुछ नहीं रही है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट के उस केसेस के अंदर उन वाइफ को क्या क्या वैल्यू है जो किया गया। तो कैसे वैल्यू किया गया, अगर आप जानना चाहते हो, वो एक डिफरेंट जजमेंट है। अगर आप जानना चाहते हो कि उसकी कानूनी कहानी, उसकी लीगल कहानी मैं आपके बीच में लेकर आऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हाउस वाइफ का लीगल मोनेटाइजेशन कैसे हो सकता है। सर प्लीज इस पे वीडियो बनाइएगा, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा, ये प्रॉमिस है इस तनसुख पालीवाल का लिंकिंग लॉ के ऑनलाइन चैनल पे। लिंकिंग लॉ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो जुडिशरी एग्जाम, एडवोकेसी गाइडेंस, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन वगैरह उसके लिए कैंडिडेट्स को प्रैक्टिकली तैयार करता है। और मेरा मानना है कि जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, वकालत की तैयारी कर रहे हो, तो सिर्फ थ्योरेटिकल चीजों से काम नहीं चल सकता, आपको प्रैक्टिकल भी साथ साथ में सीखना जानना बहुत जरूरी होता है। इसलिए लिंकिंग करना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को थ्योरी से, साथ ही साथ में अलग अलग सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व करना, दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकिंग लॉस। और इसीलिए अगर आप मान लीजिए लिंकिंग लॉ के किसी भी सेगमेंट से जुड़ना चाहते हैं, तो यहां पर लिंकिंग लॉ के वेबसाइट पे लिंकिंग कोर्स ऑप्शन ओपन करेंगे ना, तो इसमें आपके लिए जुडिशरी का सेगमेंट हो गया, एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम है जो हो गया, और भी कई सारी बातें जो दे रखी है। जाते जाते एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि क्या कोर्ट ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत किसी भी सूट को अपने विवेक से शियो मोटो क्या रिटर्न रिजेक्ट कर सकता है, डिसमिस कर सकता है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और इसके रिगार्डिंग आपका और कोई भी क्वेरी है तो लिंकिंग विधि कल्याण ट्रस्ट की तरफ से भी कोशिश की जाएगी कि आपको लीगल कंसल्टेंसी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।